मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश में विद्युत रसायन अध्याय के अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष धात्विक व विद्युत अपघटनी चालकत्व का नया टॉपिक लेके आया हूं बच्चों। इसमें मुख्यतः हमारा कंसंट्रेशन विद्युत अपघटनी चालकत्व पर होना है। ये क्या होते हैं? सामान्यतः धातुओं में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है वह धात्विक चालकत्व कहलाता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं, जब वो उन्हें मोल्टन स्टेट में कर दिया जाए, द्रवित गलित अवस्था में कर दिया जाए या विलयन में कर दिया जाए, इनमें जब विद्युत धारा का प्रवाहन होता है तो उसे विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। अर्थात जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल जो होते हैं वो सामान्यतः पूर्ण आयनित होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं? पूर्ण आयनित होते हैं। इनका आयोनाइजेशन मैक्सिमम हो जाता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। यह अल्प आयनित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अल्प आयनित। चलिए पहले हम क्या करें, एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनमें क्या बड़ा डिफरेंस है, उनमें ऐसी कौन सी बात है जिसमें इन दोनों में अंतर है। चलिए हम बना लेते हैं। हम लिख रहे हैं धात्विक चालक, धात्विक चालक, और दूसरा हम लिख रहे हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। चलिए भाई, क्वेश्चन है दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। सामान्यतः बच्चों जो हम धातु में देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो निकलना चाहते हैं। इसलिए इनमें जो विद्युत का प्रवाहन होता है, इनमें क्या कह रहा है बेटा, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इनमें क्या होता है? इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है। जैसे हमने कहा NaCl लिखा और NaCl को हमने मोल्ट किया तो ये Na+ और Cl- में विभाजित हो गया। ये इलेक्ट्रिसिटी को ले जाएंगे। अब कौन ले जाएंगे? Na+ और Cl- ले जाएंगे। अर्थात इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका प्रवाह आयनों के कारण होता है। किसके कारण बेटा? आयनों के कारण होता है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो आयंस के रूप में जाएगा। आयंस अपने साथ इलेक्ट्रिक करंट को ले जाएंगे, एनोड कैथोड पर जाकर मुक्त होंगे या डिपॉजिट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो विद्युत अपघटन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो पदार्थ है, पदार्थ का विस्थापन नहीं होता, विस्थापन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यह हुआ जब कोई भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो और उसके बाद अगर उनको देखोगे तो उनमें कोई चेंज नहीं होता, अर्थात वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है नहीं? लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनमें क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो पदार्थ, तो उनमें क्या हो जाता है? पदार्थ का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे कि NaCl में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो एनोड है, एनोड पर क्लोरीन आ जाएगा और कैथोड पर Na पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा? Na पहुंच जाएगा। अर्थात पदार्थ का स्थानांतरण हो जाता है। एनोड और कैथोड पर अलग अलग पदार्थ मिल जाते हैं, इसलिए इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। मेटेलिक रॉड में कोई भी चेंज नहीं होता है। तीसरी बात बेटा, महत्वपूर्ण बात है ये कि सामान्यतः चालकता से विपरीत जो टर्म होता है, चालकता मतलब वह हिस्सा जहां इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध मतलब होता है बच्चों वह हिस्सा, मतलब किसी भी कंडक्टर या कंडक्टिविटी सेल का वह भाग जिस भाग में
इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी पास में रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। तो इनमें जो प्रतिरोध होता है, इनका जो प्रतिरोध होता है वो इनके जो कर्नेल होते हैं, कर्नेल में टकराव के कारण होता है। अब ये क्या होता है बेटा, है ना, टकराव के कारण होता है। कर्नेल क्या होता है, जो मेटल होती हैं, मेटल अपनी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं और मेटेलिक आयन बनाती हैं। यह मेटेलिक आयन ही क्या कहलाता है बेटा, कर्नेल कहलाता है। मेटल में इस प्रकार बहुत से कर्नेल होते हैं। ये जो कर्नेल होते हैं इनमें आपस में टकराव होता है। ये जो टकराव होता है बच्चों, ये कर्नेल का जो टकराव होता है, इसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा आ जाती है। क्या जाती है बेटा, विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा आ जाती है। ये ठीक है ना, यानी इनमें जो रिस्ट्रिक्शन होता है विद्युत धारा के प्रवाह में, अर्थात धात्विक चालकता कम हो जाती है। किस कारण, इनके कर्नेल के टकराव के कारण। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो कर्नेल का टकराव ज्यादा होगा और धात्विक चालकता का मान कम होगा। इन जो विद्युत अपघट्ट है, इनका प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध किसके कारण होगा बेटा, इसमें होगा सॉल्यूट यानी विलेय से विलेय के कण, और विलायक से विलायक के कण, और विलायक से विलेय के कण। इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, कणों का विलेय का आकर्षण होगा होने के कारण। क्या बात हो रही है बच्चों, जो इनमें जो रिस्ट्रिक्शन आएगा वो विलेय के जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे प्लस और माइनस वाले, उनमें एक इंटरेक्शन होगा, और वो विलायक के प्लस माइनस वाले पार्टिकल भी आपस में इंटरेक्शन रखेंगे, और वो आपस में भी विलेय और विलायक के पार्टिकल भी इंटरेक्शन रखेंगे। जैसे कि हमने कहा NaCl को हम अगर Na+Cl- इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो एक इंटरेक्शन Na और Cl के बीच भी होगा, जो Na को Cl से अलग नहीं जाने देगा बेटा। और चूंकि विद्युत चालकता जो होती है इनकी, वो आयनों के कारण होती है, लेकिन इस इंटरेक्शन के कारण इनमें जो आकर्षण बल हो रहा है, इसके कारण इनकी चालकता में थोड़ी कमी आ जाएगी, अर्थात प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इनके आपस में प्लस और माइनस का आकर्षण होने के कारण भी होता है, और ये इससे आकर्षित होगा, ये इससे, अर्थात विलेय और विलायक के विपरीत आवेशित कणों के बीच में भी एक आकर्षण बल का अनुभव होता है। उस आकर्षण बल के कारण इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने से इनकी विद्युत अपघटनीय चालकता का मान कम हो जाता है। ठीक है ना। चौथा, ताप। यदि ताप बढ़ाएंगे, इसमें ताप बढ़ाएंगे तो ये जो कर्नेल हैं वो बहुत तेजी से टकराएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, ताप बढ़ाएंगे तो ये कर्नेल जो है ना वो बहुत तेजी से टकराएंगे, और कर्नेल के कारण प्रतिरोध हो रहा है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा, ताप बढ़ाने पर इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता का मान कम हो जाएगा। इनकी चालकता का मान कम हो जाएगा। ताप बढ़ाने से धात्विक चालकों में प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध क्यों बढ़ता है बेटा, इनके कर्नेल में कोलिजन ज्यादा होता है, इसलिए प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ने से चालकता का मान कम हो जाएगा। इसमें बच्चों हम अगर ताप बढ़ाएंगे, इसमें यदि ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर होगा। आयंस जो हैं एकदम दूर दूर भागने का प्रयास करेंगे। जब अंतर आणविक आकर्षण कमजोर हो जाएगा तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, अर्थात ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा और चालकता बढ़ जाएगी। अर्थात विद्युत अपघट्टों की चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है और प्रतिरोध कम होता है। ये अंतर आपको समझ में आ रहा ना बेटा, कि धात्विक चालक क्या होते हैं और विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक अभी इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ रहे थे, तो विद्युत अपघट्टों से के विलयन में जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी पास करने में कुछ पद आते हैं बेटा, उन पदों की व्याख्या हमें अभी करनी है। तो हमें क्या करना है बच्चों, प्रश्न हेडिंग लगाते हैं, जो विद्युत अपघटनी चालकता है, विद्युत अपघटनी
चालकता में प्रयुक्त पद। इसमें बहुत से पद आते हैं जिनका हम उपयोग करेंगे किसमें बेटा, विद्युत अपघटनी चालकता में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में बहुत से टर्म का हम यूज करते हैं, उन टर्मों को हमें लिखना है, संक्षेप में उनकी व्याख्या करेंगे। उनसे संबंधित बेटा बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं। पहले इसमें बेटा ओम का नियम आता है, संक्षेप में व्याख्या करनी है बच्चों में, क्योंकि ये टर्म बहुत कम आते हैं, इनके न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब भी किसी, एक हम सॉल्यूशन भी बना दें बेटा, दो इलेक्ट्रोड हैं एनोड और कैथोड, जो कि एक दूसरे से L सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो एरिया है वो A सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये भी हमने ध्यान रखा, A सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो ये कह रहे हैं, ओम कहते हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V इक्वल टू R एक समानुपाती नियतांक आ जाता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध। अर्थात विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस विद्युत धारा के प्रवाह में जो भी रिस्ट्रिक्शन आता है, क्योंकि पूरा आउटपुट नहीं निकलता बेटा, जो भी इसमें कमी आ जाती है वह प्रतिरोध है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, V अपॉन आई इक्वल टू R। R क्या है, इस विद्युत अपघट्टी के विलयन में जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके प्रवाह में आने वाली बाधा। इसकी जो यूनिट होती है बेटा, यूनिट जो होती है वो होती है ओम या OHM। क्या होती है इसकी यूनिट, ओम या OHM इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। चलिए अब हम करते हैं, इससे बहुत से पदों की व्याख्या करनी है। पहला करना है हमें चालकता, जिसको कि अब कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस, इसको C से हम डिनोटेड करेंगे बेटा। किससे डिनोट करेंगे, C से। तो हम जान रहे हैं प्रतिरोध जो है वो विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली बाधा है। बाधा के बाद जो भी बचा बेटा, अगर इस रिस्ट्रिक्शन को निकाल दिया जाए, अब विलयन में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है वह पूरी मात्रा उसकी कंडक्टेंस है, अर्थात रिस्ट्रिक्शन का बाद जो बचा वह चालकता है। अर्थात यह क्या होगी, जो कंडक्टेंस होगा वह इसका रेसिप्रोकल होगा, अर्थात इसका रिवर्स होगा, इसका विपरीत होगा, व्युत्क्रम होगा। ठीक है ना, हमने लिख दिया C इक्वल टू 1/R। इसकी जब यूनिट निकालेंगे बेटा, जब इसकी यूनिट निकालेंगे, इसकी यूनिट आएगी, चूंकि ये ओम थी तो ये हो जाएगी ओम इनवर्स, या इसको ओम लिख सकते हैं हम ओम इनवर्स, या लिख सकते हैं MHO। क्या लिख सकते हैं बेटा, MHO या सीमेंस, ये इसकी यूनिट होती हैं। कोई भी यूनिट का हम यूज कर सकते हैं बेटा, किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए, जो कि किसका रेसिप्रोकल होती है, जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। चलिए और हम डेफिनेशन पढ़ें बेटा, एक दो डेफिनेशन और पढ़ लें। हमने माना इस पूरे सॉल्यूशन में एक निश्चित भाग लिया बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, एक निश्चित भाग लिया। हमने दोनों इलेक्ट्रॉनों को, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा। कितने पर रखा बेटा, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, और इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। इतने से भाग के बीच में जो भी विद्युत धारा के प्रवाह में बाधाएं आएंगी, क्या करूं मैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हो गया, यानी कि क्या हो गया, जो आयतन है कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब भाग है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब भाग में विद्युत धारा के प्रवाह में जो भी रिस्ट्रिक्शन आएगा वह रिस्ट्रिक्शन इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। कौन सा कह रहा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में, विलयन का लिख दें या फिर विलयन का प्रतिरोध, अर्थात
इस प्रकार का प्रतिरोध जब दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इलेक्ट्रोडों के क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन का जो प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम रो से डिनोटेड करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? रो से। इन सूत्रों को दोबारा लिखना भी मिटा के इसको बच्चों एक संबंध लिखते हैं हम जो हमारा प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध को बताएगा। उनका संबंध इसका बहुत व्यापक यूज होता है। क्या संबंध है? हमने एक विद्युत हमने एक सेल बनाया बेटा, कंडक्टिविटी सेल बनाया हमने। इस कंडक्टिविटी सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस L सेंटीमीटर है और इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया A सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है बेटा? A सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब भी हम इसका प्रतिरोध नापेंगे तो जितनी ज्यादा दूरी होगी इनकी उतना ज्यादा प्रतिरोध आएगा। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की जितनी ज्यादा दूरी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा आएगा। और यदि इनके क्रॉस सेक्शन का एरिया, इलेक्ट्रोडों के क्रॉस सेक्शन का एरिया जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम आएगा बेटा, अर्थात A हो जाएगा। इसको मिला के लिखें R प्रोपोर्शनल L अपॉन A और इस समानुपाती को हटाकर एक नियतांक लगा देते हैं। उस नियतांक को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ये क्या है बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध है किसी भी चालकता सेल के लिए, हम इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसकी यूनिट भी निकाल सकते बेटा। रो इक्वल टू R A अपॉन L। R हो गया ओम, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया यानी यूनिट आ गई है ओम सेंटीमीटर। क्या आ गई यूनिट? इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर होती है। बेटा जिस प्रकार प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है, अर्थात प्रतिरोध के बाद जो बचा वो चालकता बची, इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होगी। क्या होगी बेटा? ये कहलाएगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या कहलाएगी ये? इसको कंडक्टेंस बोलते हैं। बस क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, है ना। ये क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। चलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, थोड़ा फील लाना है बेटा। मैं क्या कर रहा हूं, यहां जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने में जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसको हम कहते हैं चालकता। क्या कहते हैं बेटा? चालकता। C। इस विद्युत धारा के प्रवाह में जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी रिस्ट्रिक्शन आएगा, वह रिस्ट्रिक्शन प्रतिरोध कहला रहा है। क्या कहला रहा है बेटा? प्रतिरोध कहला रहा है। विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली बाधाएं। अगर किसी स्पेशल पार्ट में जो भी प्रतिरोध है, क्या कह रहा हूं मैं, किसी स्पेशल पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वो स्पेशल पार्ट लिया था बेटा हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में विद्युत धारा के प्रवाह में जो भी रिस्ट्रिक्शन आ रहा है या जो भी बाधाएं आ रही थी उसे हमने विशिष्ट प्रतिरोध कहा था। क्या कहा था? विशिष्ट प्रतिरोध कहा था। और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो इसका वॉल्यूम है, इसमें प्रतिरोध के बाद जितना भी चालकता होगी, जो भी आयन मूवमेंट करेंगे, वो सारे मूवमेंट की कंडक्टिविटी कहलाएगी हमारी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता अर्थात जो पूरा सेल बना होगा, अगर टोटल, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, पूरा सेल बना होगा तो उसमें आयन्स मूवमेंट कर रहे होंगे, आयन के मूवमेंट से चालकता होती है। आयनों के मूवमेंट में कुछ बाधाएं भी आएंगी, उन बाधाओं को प्रतिरोध कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में आने वाली बाधा को स्पेशल पार्ट में लेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, और स्पेशल पार्ट का कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता कहलाएगी। ये बात आपको याद रखनी बेटा। अर्थात हम एक सूत्र और मिल गए, 2 सूत्र मिल गए बेटा हमें। कौन कौन से सूत्र मिल गए? 2। चलिए 2 सूत्र हम और लिख लेते हैं। हमें मिल गए बेटा 2 फॉर्मूले और मिल गए हैं। एक हमें मिल गया
आर जो था, आर की वैल्यू थी रो एल अपॉन ए। एक ये फॉर्मूला मिल गया बेटा हमें, और एक हमें मिल गया कैपा इक्वल टू 1 अपॉन रो। तीन फॉर्मूले अभी हमारे पास आ गए हैं, ठीक है नहीं। एक दो फॉर्मूले और भी आते हैं बेटा। हम किसी भी सेल की बात कर रहे हैं, सभी सेलों की बात कर रहे हैं। यदि कोई एक सेल है उस पर अलग अलग गणनाएं की जा रही हैं, इस सेल में प्रत्येक स्थिति में किसी भी कंडक्टिविटी सेल की प्रत्येक स्थिति में जो उसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होगी L और जो उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा A, ये हमेशा स्थिर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? किसी भी कंडक्टिविटी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया का जो अनुपात होगा वह अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। इस स्थिरांक को हम सेल नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल नियतांक। अर्थात यदि एक कंडक्टिविटी सेल में दो अलग अलग सांद्रता के विलयन भरे जाएंगे तो उनको हम सेल नियतांक एक ही आएंगे, उनके सेल कांस्टेंट की वैल्यू। इसका यूज होना है बेटा, न्यूमेरिकल में इसका यूज होना है। कंडक्टिविटी सेल वही है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो सकता है बदल जाए, हो सकता आ जाए, लेकिन उनका सेल नियतांक एक ही रहेगा दोनों स्थितियों में। तो ये इसको हम x से प्रेजेंट करते हैं, अर्थात x इक्वल टू हो गया बेटा L अपॉन A। ठीक है नहीं। अब आता है इनका संबंध, रिलेशन भी आ जाता है बेटा कि विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, तुल्यांकी चालकता, इनमें क्या रिलेशन है। हमने लिखा R इक्वल टू जानते हैं हम रो L अपॉन A। इन सबको अगर लेके एक रिलेशन तो यही दिख रहा है बेटा। ये क्या है? प्रतिरोध है, प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध और ये सेल नियतांक। ये क्या है? सेल नियतांक। ये एक आपस में इनमें संबंध होता है बेटा। एक चीज दी होगी दूसरी निकालना है। इसको थोड़ा अपोजिट करके लिख दें बेटा, 1 अपॉन रो लिख दें और यहाँ 1 अपॉन आर लिख दें और L अपॉन ए लिख दें। बेटा 1 अपॉन रो जो होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध का रेसिप्रोकल है, अर्थात ये विशिष्ट चालकता होती है। 1 अपॉन रो होता है कैपा और ये होता है चालकता और ये होता है सेल कांस्टेंट। ये भी एक रिलेशन हो गया बेटा, है ना। क्या हो गया कि जो विशिष्ट चालकता होती है वह चालकता और सेल कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। क्या होती है बेटा? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता इक्वल टू विशिष्ट क्यों का? विशिष्ट चालकता इक्वल टू होती चालकता इंटू सेल कांस्टेंट, चालकता इंटू सेल कांस्टेंट। इनको नोट कर लो बेटा, इसको मिटा के फॉर्मूले लिख के नए सवाल कराते, 4-5 सवाल कराते हैं बेटा, जिससे आपको समझ। इसको नोट कर लो अभी आप। तो जो एक क्वेश्चन लिख दिया है हमने आपको, चूंकि बड़ा क्वेश्चन था लिख दिया है पहले से। क्वेश्चन दिया है 0.02 नॉर्मलता वाले KCl विलयन युक्त एक चालकता सेल का जो प्रतिरोध है वो 400 ओम है। तो बेटा 400 ओम दिया है। इसी चालकता सेल में हमने दूसरा विलयन भरा अगर, जो कि 0.01 नॉर्मलता वाले NaCl का विलयन था, इसका प्रतिरोध ये आया है। यदि जो पहला कंडीशन थी उसके लिए विशिष्ट चालकता दी हुई है, तो जो दूसरा सेल था उस सेल के लिए तुल्यांकी चालकता निकालनी है। ठीक है ना बेटा। यानी क्या क्या दे रखा है, हम फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन यहां से लिखना चालू करते हैं हम, दो भाग कर लें इसके। फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा है, फर्स्ट 0.02 N KCl के लिए। किसकी बात हो रही है बेटा? इसके लिए बात हो रही है अभी, 0.02 N KCl के लिए। चलिए हमने क्या क्या दे रखा है, नॉर्मलता दे रखी है 0.02, ठीक है ना। इसके अलावा हमें प्रतिरोध दे रखा है R इक्वल टू दे रखा है 400 ओम। इसके अलावा इसके लिए ये भी दे रखा है विशिष्ट चालकता दे रखी है ना, विशिष्ट चालकता यानी कि कैपा दे रखा है
2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमें दे रखा है ना फर्स्ट सेल के लिए। हम जानते हैं जब भी दो सेल आते हैं बेटा, दो अलग अलग कंडीशन के सॉल्यूशन आते हैं, एक ही सेल में आते हैं बेटा। क्या करूं मैं, किसी भी एक सेल में दो अलग अलग सांद्रताओं के अलग अलग विलयन भरे जाएं, दोनों विलयनों के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू एक समान होती है। अर्थात जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनमें सामान्य ट्रिक यह है कि एक से सेल कांस्टेंट निकालो, दूसरे में रखना पड़ेगा। इससे हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं बेटा। हम जानते हैं कैपा इक्वल टू जानते हैं हम C इंटू एक्स, और कैपा इक्वल टू C होता है 1/r इंटू एक्स। वैल्यू पुट करें बेटा, कैपा दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 1/r दे रखा है 400 और इंटू एक्स, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 400। अगर 400 का ये हटा देंगे तो 10 की घात -2 बचेगी, ठीक है नहीं, यानी आ जाएगा 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई लगा दिया, इसको हटा के कर ही लें बेटा, है ना। 2.5 इंटू 400 अपॉन 10⁻⁴, 10⁻⁴ करिए, सॉल्व भी कर लें बेटा। सॉल्व करने से बहुत कुछ हो रहा है। 2 जीरो कट गए। अच्छा, ये इसकी वैल्यू होती है 10/100, यानी 1/10 आ जाएगा। x आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेल कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया बेटो, सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक की वैल्यू 0.1 आ गई है। अब दूसरे सेल में रख सकते हैं, इस वैल्यू को दूसरे सेल में रख देंगे, क्योंकि दूसरे सेल का प्रतिरोध हमें दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है। तो सेकंड सेल की बात करें, सेकंड 0.01 NaCl की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कैपा इक्वल टू C इंटू एक्स, कैपा की वैल्यू हमें निकालना है बेटा। कैपा इक्वल टू C यानी 1/r इंटू एक्स, और कैपा इक्वल टू 1/r यानी 1/1200। कितना दे रखा है बेटा, 1200 है ना, 1/1200। एक्स की वैल्यू 0.1, तो आ जाएगा कैपा इक्वल टू हो जाएगा 1/12 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, अभी नहीं कर रहा, ऐसे ही लिख देना अभी, क्योंकि इसकी वैल्यू हो सकता है कट जाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा था लैम्डा EQ निकालना है हमें NaCl के, तो हम जानते हैं लैम्डा EQ इक्वल टू होता है कैपा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n। चलिए वैल्यू रख दें बेटा। कैपा दिया है 1/12 इंटू 10⁻³ 2000 डिवाइडेड बाई n। n दे रखा है 0.01, 0.01। ये 1000 से 1000 कट गया, और यहां लिखा बेटा 100 आ गया, 100/12 आएगा। अब इसको कर लेगा बेटा, 8 टाइम जाएगा, और 12 से 36, वैल्यू कितनी आ रही बेटा, लैम्डा EQ आएगा 8.33। यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो गई। 8.33 आ गया। कितना आ गया, 8.33। ये क्वेश्चन हो गया ना बेटा। एक क्वेश्चन और लगाते हैं बेटा यहीं पे। हमें दे रखा है 1m H2SO4। कितना बेटा, 1 मोलरता वाला H2SO4 है। इसके लिए कैपा दे रखा है 2.6 इंटू 10⁻⁻² लिख दे रहा है। चलिए 2 लिख दे रहा है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसके लिए हमें लैम्डा EQ निकालना है, तुल्यांकी चालकता निकालनी है इसकी, ठीक है ना बेटा। कैसे निकलेगी, लैम्डा EQ इक्वल टू हम जानते हैं बेटा, लैम्डा EQ जो होता है कैपा इंटू 1000 अपॉन n होता है। अर्थात हमें नॉर्मलता चाहिए थी, लेकिन मोलरता और नॉर्मलता में हम संबंध जानते हैं बेटा। नॉर्मलता इक्वल टू होता है x फैक्टर इंटू मोलरिटी।
सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है बेटा द्विक्षारकीय होता है। क्या होता है? द्विक्षारकीय, अर्थात जिसका एक्स फैक्टर 2 है। कितना है बेटा? 2। 2 गुणा 1 बराबर हो गया 2n। अब तो मिल ही गया बेटा, अब तो आंसर ही हो गया हमारा। लैम्डा इक्वल टू आया, कैपा दे रखा है 2.6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2। ये भी नीचे ले आए या इससे ये काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ आके एक 10 हो गया, ये भी कट गया। आंसर आया 13 है। 13 आंसर आया। यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इसकी ये वैल्यू आ गई बेटा, है ना। ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है ना। एक प्रश्न और कर लेते हैं, थोड़ा नया सा प्रश्न होगा, इसको नोट कर लो, इसको मिटा के अगला प्रश्न लिख के समझाएंगे आपको। ये बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक दो फॉर्मूले और रह गए बेटा। हमने उपरोक्त जितने भी चालकता है या प्रतिरोध देख रहे हैं वह विलयन के निश्चित आयतन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयनों पर निर्भर कर रहे हैं, अर्थात आयनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहे हैं। तो इनमें दो टर्मों का यूज और करते हैं बेटा, जो डायरेक्ट लिखने में याद करना है। एक हम करते हैं आणविक चालकता, आणविक चालकता, या इसको बोले मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। ये होती है कैपा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। और एक होती है तुल्यांकी चालकता। क्या बेटा? तुल्यांकी चालकता। इनका भी यूज होना है। ये होता है लैम्डा इक्यू कैपा इंटू 1000 अपॉन एन। चूंकि क्या हो रहा था, अभी तक हमने देखा था कि जो विद्युत अपघटनी चालकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, वह निश्चित भाग में विलय विलायक के आयनों पर निर्भर कर रहा था, क्योंकि आयन ही विद्युत धारा को ले जा रहे थे। अर्थात आयनों की संख्या, अर्थात विलयन में आयनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा था। इसलिए सांद्रता के पदों को जोड़ना अनिवार्य था। तो दो टर्मों की व्याख्या और करेंगे। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये दो टर्म और हो गए, इतने सूत्र हो गए आपके। कितने? एक तो हो गया प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, सेल कांस्टेंट, और इनमें रिलेशन, और दो चालकताएं जो हुई। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक सेल बनाया हमने। क्या कर रहा हूं मैं? हमने एक सेल बनाया। वह सेल जो है, उस सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 1.6 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 1.6 सेंटीमीटर है। और जो एक से रहते इलेक्ट्रोड, इनकी जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है 3.2 सेंटीमीटर है। कितना है? 3.2 सेंटीमीटर है। इसमें एक सॉल्यूशन भर दिया, 0.5 NaOH का सॉल्यूशन भर दिया। क्या किया बेटा? एक विद्युत अपघटनी सेल बनाया, सॉरी हम क्या कहें वो भी कह सकते हैं। एक हमने सेल बनाया, उस सेल में क्या किया? कंडक्शन सेल कह सकते हैं इसको। इस सेल में हमने 0.5 NaOH का सॉल्यूशन भर दिया। दो इलेक्ट्रोड लगाए जिनकी डिस्टेंस दी हुई है, क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया हुआ है। इसके लिए हमें आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता और सेल कांस्टेंट, इसका रेजिस्टेंस और लिखना पड़ेगा बेटा। इसमें क्या लिखना पड़ेगा? इसमें हम कुछ इसका रेजिस्टेंस भी लिख दें। आप जैसे हमने मान लिया 2.25 लिख दें, 25 ओम इसका रेजिस्टेंस है। हमें क्या क्या निकालना है? आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, सेल कांस्टेंट और विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध। सभी बातों की हम इसमें गणनाएं करके देखते हैं बेटा। उपरोक्त सभी टर्मों को हम एक साथ निकालने का प्रयास करते हैं। क्या क्या गिवन है हमें बेटा? एल दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर, ए दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर, आर दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी बेटा 25। ठीक है ना। एक्स तो निकल ही आता बच्चों। एक्स हम जानते हैं, एक्स होता है L अपॉन ए। ये हमने लिखा हुआ है एक्स L अपॉन ए। एल कितना है? 1.6, ए कितना है? 3.2, आंसर आया 0.5। ये 2 टाइम कटेगा, ये एल आ गया। ठीक है ना। सेंटीमीटर इनवर्स आता है इसकी वैल्यू।
चलिए ये एक्स की वैल्यू हो गई है। अच्छा रो भी निकल आता है, 1/r होता है और r है 1/25, यानी हो गया बेटा, इसको करेंगे तो 0.04 आ जाएगा बेटा। क्या जाएगा? ओम सेंटीमीटर। इसकी यूनिट लिखी है ओम सेंटीमीटर। 2 आंसर हो गए। तीसरा हमें चाहिए बेटा कैपा। क्या चाहिए हमें? कैपा चाहिए। तो हम जानते हैं कैपा इक्वल टू होता है, ये रिलेशन लिखा है बेटा, कैपा इक्वल टू होता है C इंटू एक्स, अर्थात विशिष्ट चालकता, चालकता और सेल कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर होती है। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। ये लिख सकते हैं 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ किसका? रेजिस्टेंस का। व्युत्क्रम होता है इंटू एक्स। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, 1/r 1/25 और x की वैल्यू है बच्चों कहाँ गया? 0.5 और यहाँ हटा के यहाँ 10 लगा दिया और ये से 5 बार कट गए, 1/50 आ गया। कितना आ गया बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी वैल्यू हो गई है? कैपा की वैल्यू हो गई है, जो कि विशिष्ट चालकता है। चलिए हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें निकालना था लैम्डा EQ। हम जानते थे कैपा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। वैल्यू रख दें, कैपा की जगह कितना है बेटा? कैपा है 1/50 इंटू 1000। नॉर्मलिटी दी हुई है बच्चों, इसमें नॉर्मलिटी दी हुई है 0.5। इसको सही कर दें, 1050 0.5, यहाँ हटाया 10 आ गया, ये इससे 2 टाइम कट गए, 0 से 0 कट गया और इससे 20 टाइम कट गया, अर्थात आ गया 40 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। कितना आ गया बच्चों? 40 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर आ गया। ठीक है ना? अच्छा हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो ये होती कैपा इंटू 1000 अपॉन m। अगर हमें किसी विलयन की नॉर्मलता दी हो और उसकी मोलरता निकालना है, हमने एक संबंध पढ़ा था बेटा, n इक्वल टू एक्स फैक्टर इंटू मोलरिटी। चूंकि NaOH का सॉल्यूशन है और NaOH के लिए x फैक्टर 1 होता है, इसमें 1 OH आयन होता है, तो हम लिखेंगे क्या? 1 गुणा, वैल्यू रख दें, नॉर्मलिटी की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.5 1 इंटू m, अर्थात इसकी मोलरिटी भी वही आएगी 0.5। जब मोलरिटी वही आएगी तो आणविक चालकता का मान भी वही होगा बेटा। कितना? 40 मोल प्रति लीटर, अर्थात इसकी आणविक चालकता भी 40 मोल प्रति लीटर आएगी। इस क्वेश्चन को बेटा आपको नोट कर लेना है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं यहीं पे। क्वेश्चन क्या है बेटा? मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है। हमने क्या कहा? एक चालकता सेल में, क्वेश्चन क्या बनेगा? एक चालकता सेल में 0.5 नॉर्मलता वाला NaOH का विलयन लिया। इस चालकता सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.6 सेंटीमीटर, कितनी बेटा? 1.6 सेंटीमीटर है और इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया 3.2 सेंटीमीटर है। स्क्वायर लिखना पड़ेगा एरिया को बेटा। यदि इसका रिस्ट्रिक्शन प्रतिरोध 25 ओम है तो निम्न की गणना करनी थी हमें। प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इनकी गणना है बेटा, हमने कर दी है सबकी। एक प्रश्न और लगाते हैं हेडिंग बेटा। क्वेश्चन है, एक द्विक्षारीय अम्ल के N/50, कितना बेटा? N/50 विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध 2 × 10³ ओम सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? 2 × 10³ ओम सेंटीमीटर है। तो इसके लिए आणविक चालकता व
तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। क्या निकालना है? आणविक चालकता व तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। क्या क्या दिया है बेटा, लिखें हम। हमें दे रखा है नॉर्मलता दे रखी है, n दे रखा है 1/50, और हम m भी निकाल लें बेटा। m इक्वल टू हम जानते हैं n/x फैक्टर, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा, मूलता निकाल सकते हैं नॉर्मलता और x फैक्टर होता है द्विक्षारकीय अम्ल का मतलब x फैक्टर है 2, 1/50 गुणा 2 यानी 1/100 आ जाएगा बेटा। मूलता कितनी आ जाएगी? 1/100 आ जाएगी। ठीक है ना। विशिष्ट चालकता दे रखी, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, रो दे रखा है 2 × 10⁻³ तो जो 3 दे रखा है, सॉरी, तो कैपा हो जाएगा बेटा, कैपा इक्वल टू होता है 1/रो, यानी हो जाएगा 1/2 × 10⁻³ अब तो वैल्यू रखना है बेटा। लैम्डा m इक्वल टू जानते थे हम कैपा × 1000/m। कैपा कितना है? 1/2 × 10⁻³ × 1000 डिवाइडेड बाई m। m है 1/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा बेटा, 10⁻³ से ये कट गए और ये इससे 50 बार कट गया, आंसर आया 50। कितना है बेटा? 50। यूनिट बेटा निकाल सकते इससे, इसकी यूनिट कहाँ है? इस फॉर्मूले से यूनिट निकाल लेना। कैपा लिखना, कैपा होता था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये होता था प्रति मोल लीटर, है ना। क्या हो जाएगा लिख दें अगर तो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर। ये इसकी यूनिट हो गई। क्योंकि यह द्विभाषमयक अम्ल था इसलिए x की वैल्यू 2 रखी है। अच्छा, लैम्डा EQ निकालें अगर, कैपा कितना दिया है? कैपा दे रखा है 1/2 × 10⁻³ × 1000 अपॉन n है 1/50, यानी ऊपर 50 आ जाएगा। ये तो इससे 10⁻³ है ना, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये तो कैंसिल हो गया, और आंसर आया बेटा 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो 25 आया। इसकी वैल्यू 25 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। बच्चों एक प्रश्न और लगाते हैं हम। एक चालकता सेल में एक डेसी नॉर्मल विलयन है बेटा, उस डेसी नॉर्मल विलयन का प्रतिरोध व तुल्यांकी चालकता हमें ज्ञात करनी है। अर्थात क्या क्या ज्ञात करना है हमें R फाइंड करना है और लैम्डा EQ फाइंड करना है। यदि उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उनके बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर है, अर्थात L बराबर दिया 1.8 सेंटीमीटर, और उनके क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। क्योंकि एक चीज और दे रखी है बेटा, डेसी नॉर्मल, अर्थात नॉर्मलता दे रखी है 1/10, और विशिष्ट चालकता अर्थात कप्पा की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी बेटा? 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हमें फाइंड करना है R और लैम्डा EQ। ठीक है नहीं बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इनके, ये लिखे हुए हैं बेटा फॉर्मूला। यहां पे क्या होता है, R इक्वल टू हम जानते हैं रो L/A। अच्छा, रो की जगह बेटा हम 1/कैपा लिख सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। R इक्वल टू 1/कैपा इंटू L/A। अब तो वैल्यू पुट करना है बेटा हमें। R इक्वल टू 1/कैपा कहाँ है बेटा? 1/कैपा की वैल्यू दी है 0.01, L की वैल्यू दे रखी है बच्चों L 1.8, और M दे रखा है 5.4। पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये हटाया तो 100 हो गया, 18 3 जा 54, अर्थात 33.33 ओम। ये R की वैल्यू हो गई है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना है
ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है। लैम्डा इक्वल टू कैपा इंटू 1000 अपॉन एन। कैपा की वैल्यू है 0.01, 1000 एन यानी है 1/10, 10 यहां लगा दिया, ये हटाया 100 हो गया, ये इससे कट गया अर्थात आ गया 100 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये लैम्डा इक्यू हो गया। ठीक है ना बच्चों। इस तरह के बहुत से प्रश्न बेटा आपकी परीक्षाओं में आते हैं। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया है, आप मुझे मैसेज द्वारा अवश्य बताइए बेटा, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आपको मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियो जरा भी अच्छे लगते हैं बच्चों, तो मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी बच्चों से भी इसके बारे में चर्चा करें कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझाए जाते हैं। अगले कालांश में पुनः मुलाकात होगी बच्चों।